हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट 10 के साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, यदि साधारण स्केल से पाठ्यांक लेते समय आंख की स्थिति पाठ्यांक के ऊपर लंबवत नहीं होती है तो पाठ्यांक में त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रड का लेंथ हमें मेजर करना है इस साधारण से स्केल से, तो यदि हम पैरेलल देखते हैं यहाँ से सीधे, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलरली यदि हम देख रहे हैं इसको मेजर करते वक्त, तो इसका करेक्ट पोजीशन हमें पता चलेगा, यानी एग्जैक्टली इसका लेंथ कितना है ये पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर है। यदि किसी कारणवश हमारी आँख या तो थोड़ी सी बाएँ हो गई या थोड़ी सी दाएँ हो गई तो इसका एग्जैक्ट लेंथ पता नहीं चल पाएगा, इसमें कुछ एरर आ जाएगा। उसी एरर को विस्थापनाभास त्रुटि यानी पैरेलक्स एरर कहा जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ए, विस्थापनाभास त्रुटि यानी पैरेलक्स एरर। राइट ऑप्शन ए होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहाज के चाल की माप नॉट में की जाती है, ये सही है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल माइल है, ये भी सही है। समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है, इस कारण से ये गलत है सी। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, यानी वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केवल एक युग्म, राइट ऑप्शन ए होगा। भाला फेंक खेल में खिलाड़ी की भाला कितने कोण पर फेंकना चाहिए जिससे कि वह भाला अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, किसी ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पे हमें फेंकना है। ऐसे यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए हमें ऊपर की ओर थ्रो करना है, थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो इस केस में यदि हम रेंज निकालते हैं तो रेंज का फार्मूला यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टली कहाँ तक ये जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला निकल करके आता है। यदि u वेलोसिटी से इसको फेंका गया है तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला निकल करके आता है। यहाँ से ध्यान दीजिए फार्मूला पे, तो u जो है कांस्टेंट है, यानी u स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है। तो u स्क्वायर बाई जी कांस्टेंट है, बदलने वाला कौन सा है? साइन थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा चेंज होने वाला है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम जब वैल्यू होगा उस टाइम में हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और 1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी थीटा के जगह पर यहाँ पे जो 2 थीटा है, एंगल के जगह पर 2 थीटा है, उसका वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। यानी जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर पाता है। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? जब किसी ठोस के आसंजक बल का मान यानी एधेसिव फोर्स का वैल्यू द्रव के अणुओं के ससंजक यानी कोहेसिव फोर्स के मान से अधिक होता है तो ठोस से गीला हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस पे किसी लिक्विड का एक ड्रॉप यहाँ पे रखा हुआ है, ये लिक्विड का ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप में इस लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कोहेसिव फोर्स कहलाता है। वहीं इस लिक्विड के मॉलिक्यूल और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एधेसिव फोर्स कहलाता है। तो यदि इस लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोहेसिव फोर्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है एधेसिव फोर्स से, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स एक ही जगह रहेंगे, इस लिक्विड के ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स एक ही जगह रहेंगे और ये लिक्विड का ड्रॉप इस सरफेस को गीला नहीं कर पाएगा, भिगो नहीं पाएगा। वहीं यदि कोहेसिव फोर्स का वैल्यू एधेसिव फोर्स से कम है, यानी
इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स का वैल्यू कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, तो ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको भिगो देंगे। लिक्विड का ड्रॉप जो है इस पर फैल जाएगा और ये सरफेस भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। इस कारण से ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पारा से कांच गीला हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कांच का एक स्लाइड है, इस पे पारा का एक ड्रॉप रखा हुआ है, तो पारा यानी मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी कोहेसिव फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है एडहेसिव फोर्स से। यानी मरकरी के मॉलिक्यूल और इस कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स से कोहेसिव फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से मरकरी के जो ड्रॉप है यानी पारा का जो ड्रॉप है वो एक ही जगह रहेगा, भिगोएगा नहीं इसको, तो पारा से कांच गीला हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है ब्लैक बोर्ड व चौक के कणों के बीच आसंजक बल के कारण ही लिखना संभव हो जाता है। बिल्कुल, ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तो चौक के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स है और यहाँ पे, और ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल और चौक के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स है। तो उस केस में यदि एडहेसिव फोर्स का वैल्यू जो है ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, तब वहाँ पे वो लिखा पाता है। यानी ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल और चौक के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स की वजह से ही हम ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें से 1 और 3rd स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान होता है 0 डिग्री केल्विन। मतलब वह टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो मैथमेटिकली जीरो हो जाता है, मैथमेटिकली जीरो होता है, और मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है वहाँ पे। तो वो होता है 0 डिग्री केल्विन पे, 0 केल्विन पे। तो 0 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 273 केल्विन, या और NCERT के अकॉर्डिंग 273.15 के 15 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाकर के ये डिग्री सेल्सियस में बदलेगा। तो माइनस आ जाएगा, माइनस 273.15 कहिए या फिर -273 डिग्री सेल्सियस कहिए, तो दोनों ही सही है। -273 डिग्री सेल्सियस को भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहेंगे और 0 केल्विन को भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहेंगे। तो 2 सही है यहाँ पे, उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। एक व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा में सुरीला गाना गा रहा है, तो उसके आवाज़ में निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? तो सुरीला गाना गा रहा है तो उसके आवाज़ में तीव्रता यानी इंटेंसिटी की विशेषताएं भी हो सकती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी यदि ज़्यादा है मतलब आवाज़ उसकी तेज़ है, और इंटेंसिटी कम है तो आवाज़ उसकी धीमा है। तो किसी भी आवाज़, कोई भी आवाज़ धीमा है या तेज़ है, इस बात का पता चलता है इंटेंसिटी से। तो तीव्रता से, तीव्रता होनी चाहिए उसमें। तारत्व यानी पिच, पिच से भी पता चलता है। यदि किसी भी साउंड का पिच ज़्यादा है तो आवाज़ पतला होता है, और पिच कम है तो आवाज़ मोटा होता है। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ की आवाज़ की यदि हम बात करें, वॉइस की बात करें, तो गर्ल्स की आवाज़ पतली होती है, यानी उस साउंड का, उस वॉइस का पिच ज़्यादा होता है, जबकि बॉयज़ का आवाज़ जो होता है वो मोटा होता है, यानी पिच कम होता है वहाँ पे। तो तारत्व यानी पिच भी होना चाहिए, उसकी विशेषताएं में शामिल है। गुणवत्ता यानी क्वालिटी, ये भी शामिल है यहाँ पे। यदि 2 वॉइस है, 2 साउंड है, उसके दोनों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी और पिच दोनों इक्वल है, सेम है, तो उनमें अंतर कैसे पता चलेगा? अंतर पता चलेगा गुणवत्ता से यानी क्वालिटी से। तो क्वालिटी भी उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। तो तीनों ही शामिल है इसमें। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। यदि X तत्व की परमाणु संख्या 11 तथा मात्रा संख्या 23 है, यानी एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23 है, एवं X एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो यह तत्व अपने निकटतम किस निष्क्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा? तो एटॉमिक नंबर 11 है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, तब इलेक्ट्रॉन उसमें कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे। तो 10 बच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2-8 हो जाएगा। 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है?
नियॉन का होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो इसमें नियॉन आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं तो उनके बीच रखे गए किसी वस्तु के बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है। मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है और ये दूसरा समतल दर्पण है, और इसके बीच में दो पोजीशन हो सकता है, एक तो सिमेट्रिकल पोजीशन हो सकता है और एक एसिमेट्रिकल पोजीशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल की बात नहीं कही गई है। यहाँ पे फार्मूला जो होता है हमारे पास, यदि 360 में इस एंगल से डिवाइड करने पे यदि इवन आता है, 360 में यदि इस एंगल यानी 90 डिग्री से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 9 चौके 36, 4 आ रहा है, 4 एक इवन नंबर है। तो जब इवन आएगा यानी 360 में इस थीटा से, एंगल थीटा यदि मान लें, 360 में यदि थीटा से दोनों मिरर के बीच के एंगल से डिवाइड करने पे यदि इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस जो हो जाएंगे -1 हो जाएंगे, यानी 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस 3 आएंगे। अब मान लीजिए यदि जैसे मान लेते हैं कि 72 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल यदि 72 डिग्री हो तो 360 में यदि 72 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा। 5 क्या है, एक ऑड है। तो जब ऑड आएगा तब -1 यहाँ पे नहीं होगा। ऑड आएगा तो दो सिचुएशन से यहाँ पे बनेंगे। यदि एसिमेट्रिकल पोजीशन पे है, यानी दोनों मिरर के एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है, कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है, तो उस केस में नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यानी जस्ट 360/थीटा कर देंगे, 360/72 करेंगे, 5 आएगा, नंबर ऑफ़ इमेजेस 5 आएंगे। और यदि इन दोनों के सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा गया है तो उस केस में 360/थीटा -1 करेंगे, यानी 360/72 -1 यानी 5 - 1 4 हो जाएगा उस केस में। यदि सिमेट्रिकल पोजीशन पर रखेंगे तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 4 होंगे, यदि एसिमेट्रिकल पोजीशन पे रखेंगे तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 5 हो जाएंगे। तो 3 केस हमने लिया। यदि 360 में थीटा से डिवाइड करने पे इवन आ रहा है तो -1 कर देंगे, नंबर ऑफ़ इमेजेस आ जाएंगे। और यदि ऑड आ रहा है तो ऑड में 2 केसेस आएंगे। यदि सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो 360/थीटा -1 करेंगे, और यदि एसिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो 360/थीटा करेंगे, जो आएगा, जैसे इस केस में 5 आया है तो 5 ही हो जाएगा। यदि सिमेट्रिकल पोजीशन पे रहता तो 4 होता यहाँ पे। नाइक्रोम तार की निम्न में से क्या विशेषताएं हैं। तो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का एक एलॉय है, मिश्र धातु है। निकिल प्लस क्रोमियम का एक मिश्र धातु है। इसका यूज कहाँ होता है, हीटर में होता है और इलेक्ट्रिक आयरन में होता है। तो हीटर में होता है यूज वहाँ पे, तो हीट जनरेट किया जाता है। तो हीट जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें विशेषता रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो। रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, तो जब हीट प्रोड्यूस होगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेल्ट कर जाएगा और टूट जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो 2 गुण होना चाहिए इसमें, क्या, इसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन इसमें होता है। ये इसकी विशेषताएं होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सा या कौन सी पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो अफीम जो है पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी पादप कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। क्या, ओपियम यानी अफीम। रेसरपीन जो है ये राउवेल्फिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी पादप कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। तो बी भी सही होगा इसमें। कॉर्क जो है ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। तो तीनों ही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में दिया गया है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से क्या उत्सर्जन होता है, यहाँ से लिपिड का स्त्राव होता है। लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी है कौन सा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ए का 2 हो जाएगा।
और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। तो रफ है, यहाँ पे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। रफ इसीलिए है क्योंकि इस पे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ए का 2 और बी का 1, यहाँ से ए ऑप्शन सही होने जा रहा है। ए का 2 बी का 1। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो सी का 3 हो जाएगा। यहाँ पे सी का 3 हो जाएगा। और गोल्जी का जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में अनुपस्थित होता है। बिल्कुल, गोल्जी बॉडी जो होता है ये कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, कुछ मैमल्स के RBC, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। तो डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, डी का 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव स्त्री में विवाह होने के बाद उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में किस रोग का खतरा बढ़ जाता है? तो जब RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव स्त्री में विवाह संपन्न होता है तो गर्भाधारण के दौरान भ्रूणावस्था काल में भ्रूण जो होता है उसके RBC से RH एंटीजन प्लेसेंटा से होकर के मदर के ब्लड में पहुंच जाता है, और जिससे माता का जो ब्लड होता है इस बाहरी एंटीजन के आने की वजह से एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। और इस एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी जो मादा के अंदर बना हुआ है वो भ्रूण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और भ्रूण का डेथ हो जाता है वहाँ पे। और इस बीमारी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन सी बीमारी है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे खेती की जा रही है तो खेतों में नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है या फिर मैन्योर का यूज किया जाता है, तो उसमें नाइट्रेट्स होता है। नाइट्रेट्स यदि वाटर जो है इस नाइट्रेट से यदि कंटेमिनेटेड हो गया, यानी वाटर में ये नाइट्रेट मिल गया और कोई बच्चा उस वाटर को पी लिया, कुएं में है यदि वो पानी वो कंटेमिनेटेड है नाइट्रेट से और बच्चा उसको पी लिया, तो जब बच्चा उसको पी लेता है तो उसका बॉडी, बच्चा का जो बॉडी है उस नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में बदल देता है और वो नाइट्राइट्स जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ करके मीथेमोग्लोबिन बना लेता है। और ये मीथेमोग्लोबिन जो है ये ब्लड के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को काफ़ी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसका कलर जो है, उसके स्किन का कलर, उसके बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम में। नाइट्रेट के कंटेमिनेशन की वजह से होता है वाटर में, जब वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है नाइट्रेट से तब ये होता है। तीसरा जो है डाउन्स सिंड्रोम। जैसे देखिए, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स जो होते हैं वो क्रोमोजोम्स के होते हैं। यदि किसी कारणवश, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी कारणवश यदि एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होने लगता है, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होने की वजह से यदि 46 क्रोमोजोम्स से एक क्रोमोजोम्स बढ़ जाता है, 47 क्रोमोजोम्स आ जाता है, यानी वहाँ पे जो 21st क्रोमोजोम है उसमें यदि वृद्धि हो जाती है तो ये जो बच्चा है उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियाँ उसमें आ जाती है जिसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो नॉर्मल ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 पेयर्स यानी 46। और डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चा है, जो पर्सन है, उसमें कितने हो जाएंगे? 47 हो जाते हैं। और ये एबनॉर्मलिटी किस में आती है? जो 21st पेयर जो होता है इसमें 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र का होता है 21st, इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। अभी हाल ही में कल परसों में BBC ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 2, एक मेल और फीमेल के
मैरिज से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरीके का उनका शारीरिक विकास है, किस तरीके का उनकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी सूचनाओं यानी सेंसरी इम्पल्सेस जो है को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में शामिल होता है यानी अग्र मस्तिष्क में शामिल होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इसमें से थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, इसमें सेरिब्रम भी आता है। और सेरिबेलम हो गया और मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, पोन्स बेरोलाई हो गया, ये जो है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है वो याद रखना, मेमोरी से रिलेटेड है, सोचने समझने वाली जो भी क्रियाएं हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है सेरिब्रम, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। थिंकिंग प्रोसेसेस यहीं पे होती है। थैलेमस की यदि हम बात करें तो थैलेमस जो है ये विभिन्न प्रकार के सेंसरी इम्पल्सेस यानी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा थैलेमस, ए हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है जैसे इमोशंस, लव, हृदय की गति, ब्लड प्रेशर वगैरह को भी ये रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। और सेरिबेलम जो है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी को बैलेंस बना करके रखता है, और उसी में हिंड ब्रेन का ही जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है यहाँ पे। तो सेरिबेलम जो है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। थैलेमस जो है सेंसरी इम्पल्सेस को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। पादप ऊतक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विभाज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक की कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। जनरली ये इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक पौधों में प्राथमिक वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेम ये जो है जड़ों एवं तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, अर्थात यह ऊतक पौधों में प्राथमिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी यानी एपिकल मेरिस्टेम पौधों में प्राथमिक वृद्धि करते हैं, ये सही है। विभाज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में रसधानियाँ उपस्थित होती है, नहीं। विभाज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में रसधानियाँ यानी वैक्यूल्स जो है अनुपस्थित होता है, तो थर्ड जो है ये गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? तो तीसरा जो है स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, तो केवल 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के संबंध में विचार करें एवं सही उत्तर की पहचान करें। इरेप्सिन एंजाइम पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता है, ये सही है। माल्टेज एंजाइम मंड का यानी स्टार्च का पाचन करता है, बिल्कुल। माल्टेज एंजाइम जो है वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। इसके अलावा सेलेब्री जो एमाइलेज है या फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये भी स्टार्च का ब्रेकडाउन करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के किस गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है? तो अभी हमने पढ़ा, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने की वजह से उसके 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, और उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बदले 47 हो जाती है, यानी 47 हो जाती है। तो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। इसकी वजह से उसके शरीर का विकास रुक जाता है, उसके ब्रेन का विकास रुक जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो वो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। सफ़ेद जंग यानी वाइट रस्ट रोग होता है, तो वाइट रस्ट रोग जो होता है ये
प्लांट्स में होता है। प्लांट की पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आना शुरू हो जाता है और ये होता है एल्ब्यूगो से। एल्ब्यूगो नामक जो एल्ब्यूगो या जिसको सिस्टोपस भी कहा जाता है, यह एक फंगस है और इसकी वजह से पत्तियों में सफ़ेद धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, एल्ब्यूगो। सीटवर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो हमारे पेट में जनरली 3 टाइप के कृमि पाए जाते हैं, पिनवर्म, हुकवर्म और टेपवर्म। पिनवर्म, हुकवर्म और टेपवर्म। पिनवर्म छोटे छोटे ये कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं। हुकवर्म लटके रहते हैं हमारे आंतों के दीवारों से और टेपवर्म लंबे लंबे ये होते हैं। तो इसमें से पिनवर्म का नाम जो है वो सीटवर्म भी है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का लवण है? तो देखिए, लवण का पीएच मान 0 है यानी एसिडिक है। एसिड का पीएच कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेकर के 7 से कम तक लाई करता है। 7 जो हो गया न्यूट्रल का, 7 से ग्रेटर जो है 14 तक जाता है बेस का। तो यदि किसी लवण यानी सॉल्ट का पीएच मान 0 है मतलब एसिडिक है। तो एसिडिक आया कैसे? एसिड जो है, एसिड की प्रॉपर्टी वहाँ पे डोमिनेट कर रही है। मतलब जो ये सॉल्ट बना है एसिड और बेस के रिएक्शन से, उसमें एसिड जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होगा, बेस वीक होगा। तो प्रबल एसिड और कमज़ोर क्षार के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये बना हुआ है सॉल्ट, जिसकी वजह से वो एसिडिक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। दूसरा है कमज़ोर एसिड और प्रबल क्षार, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्गर जब बेस होगा तो उससे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा और उसका पीएच मान 7 से ग्रेटर होगा। और तीसरा जो है प्रबल एसिड और प्रबल क्षार, यानी स्ट्रॉन्गर एसिड भी स्ट्रॉन्गर है और बेस भी स्ट्रॉन्गर है। तो इनके बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, उसका पीएच मान 7 के आसपास में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक है? यानी कोवेलेंट जो यौगिक है, कंपाउंड है, इनके बीच में कोवेलेंट जो बॉन्ड बना हुआ है, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो इनका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उससे बनते हैं। जैसे मीथेन की यदि हम बात करें तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसमें कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो ये 4 हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो हाइड्रोजन 4 जो है, यहाँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर कर लिया, हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूएट, और चारों हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा हो गया। और ये 4 हाइड्रोजन से इसको जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में मिले, इससे कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरीक़े से जो कंपाउंड बनेगा उसको सहसंयोजी यौगिक कहेंगे, यानी कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इस कोवेलेंट जो यौगिक होते हैं यानी सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है। तो ये सही है। ऊष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं, ये भी सही है। जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। देखिए, जल जो है वाटर H2O, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, O है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण से इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी ये इस पे पोल बन गए, 2 पोल्स बन गए, इस कारण से ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये उसी मॉलिक्यूल को डिजोल्व करवा पाएगा वाटर जो पोलर होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड की यदि हम बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। जो इसको डिजोल्व करेंगे Na+ में और Cl- में, ये टूट जाएगा। यानी ये आयंस में ऑलरेडी टूट चुका है, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे मतलब आयनिक मॉलिक्यूल है। तो ये इस पे भी चार्ज है आया हुआ है, इस पे भी 2 पोल्स बने हुए हैं वाटर में, और इस पे भी चार्ज है। इस कारण से सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व हो पाएगा। यानी जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करवाते हैं, और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करवाते हैं। यानी
लाइक डिजोल्व लाइक एक फ्रेज है, यानी हिंदी में जिसको कहा जाता है चोर चोर मौसेरा भाई, यानी एक तरह के नेचर, एक तरह के प्रवृत्ति वाले लोगों में दोस्ती आसानी से हो जाती है। वही हाल है पोलर सॉल्वेंट जो है पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करवाता है, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर को डिजोल्व करवाता है। तो जल में विलेय होते हैं ये तथा कार्बनिक विलाय, जल में अविलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, यानी 7a ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये 7a है कौन सा? हेलोजन वाला ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होती है, नहीं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है। इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है? तो यदि प्रकाशिकीय कांच यानी ऑप्टिक ग्लास की हम बात करें तो इसका यूज होता है चश्मा बनाने में, जो टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है उसके लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में इसका यूज होता है। पायरेक्स ग्लास की बात करें तो पायरेक्स ग्लास का यूज जो लेबोरेटरी में जो उपकरण हैं उसके बनाने में यूज होता है, इसका प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। और फ्लिंट ग्लास का यूज किया जाता है, ये इसका यूज होता है विद्युत बल्ब बनाने में। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। लेफ्ट में एस का नाम दिया गया है और किसका एस्क है ये राइट में दिया गया है। तो काल्वेराइट जो है ये सोना यानी गोल्ड का एस्क है, तो पी का हो जाएगा 3। कैलेमाइन जो है ये जिंक का एस्क है, जिंक का और है, तो क्यू का हो जाएगा 1। केसीटेराइट जो है ये टीन का एस्क है, आर का 4 हो जाएगा। और कैल्कोपाइराइट जो है ये कॉपर आयरन का मिनरल है, CuFeS2 इसका फार्मूला होता है, CuFeS2। तो इसमें कॉपर तो नहीं दिया गया है लेकिन आयरन दिया गया है, तो आयरन से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैल्कोपाइराइट जो है एस का हो जाएगा 2, यानी यहाँ से यानी इसमें P का 3, Q का 1, R का 4 और S का 2, यानी 3142 किसी में नहीं है, 3142 किसी में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसके लिए n = क्या हो जाएगा? n = 1 होगा, तो 2n² करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड की बात करें, सेकंड के लिए n = 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 पहले लगा हुआ है 8, यानी सेकंड जो सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड का हम निकाल सकते हैं, फार्मूला होगा 2n²। राइट ऑप्शन बी होगा। किसी बिलियन के pH का मान में 7 से 14 में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? किसी बिलियन के pH के मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू 7 से 14 हुआ, 7 मतलब न्यूट्रल और 14 का मतलब हो गया बेसिक हो गया। तो वैसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के फेज में H+ आयन प्रोवाइड करता है वो एसिड होता है, और जो OH- आयन प्रोवाइड करता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे pH के वैल्यू में वृद्धि हुई है यानी बेसिक हो गया है, तो OH- आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो OH- आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में वृद्धि हुई है क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हुआ है। राइट ऑप्शन ए होगा। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट
को जब गर्म किया गया तो ये बदल गया CO2 कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो गर्म किया गया यानी हीट सप्लाई किया गया, यानी थर्मल एनर्जी सप्लाई किया गया, तो इसको कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी तापकीय अपघटन रिएक्शन। अपघटन क्यों? क्योंकि टूटा है एक मॉलिक्यूल से जो है, एक कंपाउंड जो है, बड़ा कंपाउंड दो छोटे कंपाउंड्स में ये टूट गया है। कैसे टूटा है? हीट सप्लाई किया गया है, थर्मल एनर्जी सप्लाई किया गया है, तो इसलिए इसको कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसका डीकम्पोजिशन हुआ है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी तापकीय अपघटन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे दो और दिया गया है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर मिलाते हैं, यानी चूने में जब हम पानी को मिलाते हैं तो खदकने लगता है, बॉयल करने लगता है, वहाँ से हीट जनरेट होने लगता है, तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यानी क्विक लाइम CaO में जब वाटर को मिलाया जाता है तो ये सेलेक्ट लाइम में बदल जाता है, CaOH का होल ट्वाइस में ये बदल जाता है, CaOH के होल ट्वाइस में बदल जाता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कम हो जाए, यानी ठंडा हो जाए, हीट गेन कर ले। जैसे इनो को हम पानी में मिलाते हैं तो ग्लूकोज को पानी में मिलाते हैं तो ग्लास छुइए उसको ठंडा हो जाता है, तो वो रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के। और विद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं और देन डिकम्पोजिशन हो, अपघटन की प्रक्रिया हो, तो उसको कहेंगे विद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया। तो इस केस में जो है इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई नहीं किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, थर्मल एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकती है? देखिए, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये सब किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को शो करते हैं, जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे जिंक का ऑक्साइड है ZnO और एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये दोनों ही जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, यानी इनके अंदर एसिडिक और बेसिक के दोनों ही कैरेक्टर है। यानी ये बेस बन करके एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और एसिड बन करके बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ एल्युमिनियम का ऑक्साइड तो नहीं दिया गया है, जिंक दिया गया है, तो इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम, इसका वैलेंसी 2 होता है, Cl और फिर यहाँ से OCl, ये होता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? CaOCl2 फार्मूला हो जाएगा, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के टेस्ट 10 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। अब बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।